नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कहा जाता है कि जिसकी शख्सियत जितनी बड़ी होती है, समाज पर जिसकी छाप जितनी गहरी होती है, उसके फैसलों पर विवाद भी उतना ही लंबे समय तक चलता है। हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक ऐसी ही पर्सनालिटी थे। हमेशा की तरह इस बार भी 14 नवंबर यानी उनकी जयंती पर बड़े बड़े भाषण होंगे। बतौर प्रधानमंत्री लिए गए उनके फैसलों को सियासतदान और पॉलिटिकल पंडित अपने अपने चश्मे से देखेंगे और देखते रहेंगे। पंडित नेहरू को आखिरी सांस लिए 57 साल गुजर चुके हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। हाल के वर्षों में नेहरू पर सियासी हमले भी बढ़े हैं। कई मौकों पर देश की मुश्किलों के लिए बतौर प्रधानमंत्री उनके फैसलों को गलत बताने की परंपरा तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पंडित नेहरू के फैसलों की वजह से देश को नुकसान हुआ, या फिर वो आधुनिक भारत के शिल्पकार, मानवतावादी, लोकतंत्र के पुरोधा, समता मूलक विकास के समर्थक और दूरदर्शी थे, जिनके कद की बराबरी अब तक कोई नहीं कर पाया है। हमारा देश आजादी के 75वें साल में है और अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में पंडित नेहरू की जयंती के मौके पर उनकी सोच, शख्सियत और लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में योगदान पर मंथन करने की जरूरत है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि 200 साल की औपनिवेशिक दास्तां से आजाद हुए भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां थी और उन चुनौतियों से निपटने के लिए पंडित नेहरू ने कौन सा रास्ता चुना, और आज की तारीख में पंडित नेहरू के फैसलों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। पंडित नेहरू क्या थे? गांधीवादी, लोकतंत्रवादी, समाजवादी, मानवतावादी, अंतरराष्ट्रीयवादी। मुझे लगता है कि पंडित नेहरू को किसी एक वैचारिक खांचे में बांधना ठीक नहीं होगा। वो इन सब का मिला जुला रूप थे, जो एक बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए, विलायत में पढ़े लिखे और बाद में भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़े। नेहरू पर पश्चिम के दार्शनिकों, राजनीतिक पंडितों का प्रभाव तो था ही, भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास की भी गहराई से समझ थी। वो एक ऐसे प्रैग्मेटिक नायक थे जो भारत की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने में यकीन करते थे। अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू लिखते हैं कि उनके लिए भारत का मतलब सिर्फ जमीन का एक हिस्सा नहीं, उनके लिए भारत का मतलब जमीन के इस हिस्से पर रहने वाले सभी लोग हैं। इसी सोच के साथ पंडित नेहरू ने आजाद भारत का संविधान गढ़ते समय एक ऐसी मजबूत व्यवस्था की वकालत की जिसके केंद्र में आम आदमी को खुशहाली और तरक्की हो, जिससे देश के कमजोर से कमजोर आदमी को भी लगे कि इस मुल्क को गढ़ने में उसकी भागीदारी है। The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें सबके विकास के लिए पूरा अवसर हो, जहां किसी से जात पात के आधार पर कोई भेद ना हो, जहां महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक हो। आजादी के समय भारत की चुनौतियों से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसे में जब आजादी से पहले ही संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ, 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव यानी फ्रेमवर्क पंडित नेहरू ने रखा,
जिसकी झलक बाद में संविधान की प्रस्तावना में दिखी। इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था वो संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट किया और हमारे संविधान के जो उसकी प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल का आधार तो वही है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में आजाद भारत के लिए जो फ्रेमवर्क सुझाया, उसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र घोषित किया गया। नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता का भरोसा दिया गया। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और शोषित के लिए पर्याप्त रक्षात्मक उपायों की बात की गई। उसी सोच और ईमानदार मंथन का नतीजा है हर भारतीय को संविधान से मिले मूल अधिकार। जो इनिशिएट करना, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजोल्यूशंस जो उन्होंने फर्स्ट मूव किया था, ये नेहरू ने किया था। संविधान सभा के 300 में से 212 सदस्य हिंदू थे। संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस में थे। तब कांग्रेस के भीतर ही एक विपक्ष था और उसकी आवाज बहुत मजबूत थी। कांग्रेस के अंदर ही नए भारत के स्वरूप को लेकर विवाद था। कुछ लोगों की यह भी राय थी कि मुसलमान अलग देश लेकर चले गए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा भारत के सर्वधर्म संभाव को बनाए रखना चाहता था, जिसके बड़े पैरोकारों में से एक थे पंडित नेहरू। संविधान के अंतर्गत जो धाराएं, उपधाराएं सब दी गई थी, उनका जो निर्माण किया गया संविधान के अंतर्गत, उसके अनुरूप उससे एक शब्द न इधर न उधर पंडित जवाहरलाल की सोच थी। संविधान निर्माण के लिए कई कमेटियां बनी, जिनमें से 3 अहम कमेटियों के अध्यक्ष खुद पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू एक ऐसे भारत की कल्पना को साकार करने की कोशिशों में जुटे थे जिसमें भारत की विविधता भी बरकरार रहे और एकता भी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने अनुभव और तर्क के आधार पर नए भारत के लिए संविधान गढ़ने में अहम भूमिका निभाई और आजाद भारत में संविधान को सबसे ऊपर रखा गया। भारत में सभी शक्तियों का स्रोत लोगों को बनाया गया। पंडित नेहरू पश्चिम और पूरब दोनों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश की कमान मिली तो उन्होंने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को एक साझी जवाबदेही का रूप देने की कोशिश की। उनकी सोच थी कि अनगिनत चुनौतियों से जूझ रहे भारत को कोई एक विचारधारा या सोच नहीं उबार सकती। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी समावेशी राजनीतिक संस्कृति विकसित करने की कोशिश की जिसमें हर विचार और विचारधारा के अच्छे तत्वों को भारत की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। वो एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था सींचने में लगे थे जहां सभी विविधताएं और विरोधाभास आपस में घुल मिल जाएं, जहां सभी को आजादी हो, सभी देश के महत्व को खुद समझें। उनकी पहली कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कई चेहरे थे, जिनसे कई मुद्दों पर नेहरू की राय अलहदा थी, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलने में देश की तरक्की और मजबूती देख रहे थे। यह नेहरू की लोकतंत्र में आस्था ही थी कि 1952, 57 और 62 के आम चुनाव के प्रचंड जीत के बाद भी विपक्ष को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। वैचारिक मतभेद को कभी मनभेद नहीं बनने दिया। भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए पंडित नेहरू सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। वैचारिक विरोध और विरोधाभासों के बीच सहमति बनाने में भारत की तरक्की देख रहे थे। इसीलिए आजाद भारत में पंडित नेहरू की पहली अंतरिम सरकार में प्रतिभा को तरजीह मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्रालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बलदेव सिंह दूसरी पार्टियों से ताल्लुक रखते थे।
तो कई मुद्दों पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच गंभीर मतभेद थे। कश्मीर में सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तो भीमराव अंबेडकर भी कई मुद्दों पर नेहरू से अलग सोच रखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी धार्मिक सोच की वजह से कई मुद्दों पर असहज रहे, लेकिन पंडित नेहरू ने हर तरह की सोच का पूरा सम्मान किया और एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र स्थापित करने में हर किसी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया। हम इस समय 17 साल के बाद हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जो आदमी उस रूलिंग पार्टी से संबंधित नहीं है, उस आदमी को मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये तो हम सोच ही नहीं सकते इस वक्त 70 साल के बाद भी। लेकिन उस वक्त नेहरू ने सोचा था, क्योंकि जो प्रतिभा है वो सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं, कांग्रेस के बाहर भी है। संविधान निर्माण के बाद लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए पहले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हुई। तब 21 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार मिला। चुनाव की प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली। हर तरह की पार्टियों ने अपनी अपनी विचारधारा और मुद्दों के हिसाब से वोट मांगा। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें और 44.99% वोट मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें और 3.29% वोट मिले। सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें और 10.59% वोट तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटें और 5.59% वोट। इसी तरह 1957 और 1962 में भी कांग्रेस के सामने कोई दूसरी विचारधारा विकल्प नहीं बन पाई। लेकिन पंडित नेहरू ने कभी विपक्ष को दबाने की कोशिश नहीं की। पंडित नेहरू अच्छी तरह जानते थे कि इतने विशाल हिंदुस्तान को अगर कोई भी जोड़े रख सकता है तो वो है बेहतर संवाद और एक दूसरे का सम्मान। इसीलिए उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को शत्रु नहीं, संसदीय लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले सहयोगी के तौर पर देखा। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की आलोचना को पंडित नेहरू सलाह की तरह लेते थे। विरोधी पार्टियों के नेताओं की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वो विपक्षी दलों को संसदीय राजनीति को आगे बढ़ाने वाली गाड़ी का दूसरा पहिया मानते थे। ये उस दौर की संसदीय राजनीति का मिजाज था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पंडित नेहरू को यहां तक कह देते थे कि आपके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। एक जमाने में इस वाक्य का जिक्र खुद संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन आज की तारीख में विपक्षियों के विचारों को सम्मान की परंपरा तेजी से खत्म होती जा रही है। पंडित नेहरू पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव था। उनके सबसे अधिक करीबियों में से एक थे पंडित नेहरू। लेकिन भारत की तरक्की के लिए गांधी जी के दिखाए रास्तों को पूरी तरह वो सही नहीं समझते थे। ऐसे में पंडित नेहरू विकास के एक ऐसे मॉडल पर गुना भाग कर रहे थे जो भारत की चुनौतियों के हिसाब से फिट हो। तब पूरी दुनिया में 2 प्रमुख वैचारिक धाराएं चल रही थी, पूंजीवादी और समाजवादी। नेहरू का पहले से ही झुकाव समाजवादी धारा की ओर था, लेकिन इसे पूरी तरह अपनाने के पक्ष में वो नहीं थे। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता चुना, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता। गांधी जी की सोच से इतर उन्होंने बड़े कल कारखानों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मिलाकर राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया, जिससे भारत और भारतीयों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सके। आजादी के समय भारत की 80% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर थी। प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 274 रुपए थी और औसत आयु 34 साल। देश के जीडीपी में खेती का योगदान 46% था। उद्योगों के नाम पर सिर्फ गिनती के कारखाने थे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए छात्रों को कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। ऐसे में आजादी के समय देश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया की ये थी
कि आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था इंडिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई डेवलपमेंट था नहीं, लोग इतने निरक्षर थे। मेरे ख्याल से 20 या 30% लिटरेसी थी लोगों की, कोई स्किल डेवलप नहीं हुआ है, तो काफ़ी बुरी हालत में थे इंडिया। देश की कमान संभाल रहे पंडित नेहरू की समझ में एक बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि भारत में सबकी तरक्की के लिए अलग रास्ता चुनना होगा, क्योंकि पूंजीवादी या समाजवादी आर्थिक मॉडल पूरी तरह अपनाकर समाज के आखिरी पायदान में खड़े आदमी के आंसू नहीं पोंछे जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता चुना। आप देखेंगे कि ये एकमात्र रास्ता था जिससे एक स्वतंत्र आर्थिक विकास किया जा सकता था। निजी क्षेत्र के लिए यह संभव नहीं था, बाहरी धन के भरोसे यह संभव नहीं था। यद्यपि बाहरी सहयोग उन्होंने भी लिया, लेकिन इस्पात के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में उन्होंने पब्लिक सेक्टर पर बहुत जोर दिया। पंडित नेहरू के दौर में पंचवर्षीय योजना के जरिए भारत की तरक्की की बुनियाद रखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र का खाका देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के साधन के तौर पर विकसित किया। पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 5 PSUs की नींव रखी गई, जिन्हें पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। सरकारी कंपनियां खोलने की मुहिम ने तूफानी रफ्तार पकड़ी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 ने भी अहम किरदार निभाया। उसके बाद सरकारी पूंजी से बड़े बड़े कारखाने और नए नए संस्थान खुलने लगे। सरकार का पूरा जोर भारी उद्योग, स्टील, तेल, गैस, बैंकिंग और बीमा जैसे सेक्टर पर रहा। पंडित नेहरू का विकास मॉडल आधुनिकता और भारतीय परंपरा दोनों का मिश्रित रूप था, जिसमें शहर और गांव दोनों के विकास का मंत्र छिपा था। साल 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर पंडित नेहरू ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, काकरापारा, गंगापुर, तुंगभद्रा नदी घाटी जैसी परियोजनाएं शुरू हुई। आजादी के बाद भारत की तरक्की में सरकारी कंपनियां झंडा बरदार की भूमिका में थी। कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आजमाए जाने लगे। पंडित नेहरू ने पूरी शिद्दत के साथ भारत को संवारने में अपने किरदार को निभाने की कोशिश की। पंडित नेहरू ने भारत की आर्थिक तरक्की के लिए ऐसा रास्ता चुना जिससे देश के हर हिस्से तक विकास और बदलाव के झोंके को पहुंचाया जा सके। लेकिन इतने विशाल और विविधता वाले भारत को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती थी। कश्मीर से केरल तक, गुजरात से असम तक सबको जोड़े रखना आसान काम नहीं था। आजादी के बाद दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठने लगी। द्रविड़ कड़गम ने पहली बार द्रविड़ों के लिए अलग देश की मांग की। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे में पंडित नेहरू की कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश किया। इसके जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए मूल अधिकारों में कुछ पाबंदी के प्रावधान किए गए। शपथ ग्रहण में भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। नए राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। नेहरू अच्छी तरह जानते थे कि भारत तभी एकजुट रह सकता है जब संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती दी जाए, केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की डोर मजबूत रहे। इसलिए केंद्र और सूबों के बीच विश्वास बहाली के लिए मुख्यमंत्रियों को वो लगातार पत्र लिखते रहते थे। अब जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का फैसला हो चुका है, एक कमजोर केंद्र हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ऐसा मरकज ना तो अमन व अमान कायम रख पाएगा, ना ही पूरे मुल्क के लिए जरूरी अहम फैसले ले पाएगा। इसलिए हमारे आईन का ऐसा फ्रेमवर्क जरूरी है जिसमें फेडरेशन के साथ
एक मजबूत मरकज भी हो। इसलिए सेंटर और सूबों के हकों के बंटवारे के लिए 3 फहरिस्तें होनी जरूरी हैं, मरकजी, सूबाई और मिली जुली। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मजबूत केंद्र की वकालत कर रहे थे, क्योंकि नए मुल्क के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक, रजवाड़ों को भारतीय संघ के साथ मजबूती से जोड़े रखने की, दूसरी, विशालकाय भारत की विविधता को बरकरार रखने की। ऐसे में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के लिए 3 लिस्ट तैयार करने का काम शुरू हुआ: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्यों के मुद्दे पर संविधान सभा में जोरदार बहस सुबह से ही शुरू हो गई। कोई मजबूत केंद्र के पक्ष में दलील दे रहा था तो कोई मजबूत राज्यों के पक्ष में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा कैसे हो। कई विषय ऐसे थे जिनका बंटवारा आसान नहीं था। मुझे पता चला है कि आप यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से खुश नहीं हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकती हूँ। हेल्थ को अगर स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो हम कैसे हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों और अस्पतालों का एक लेवल इंश्योर कर पाएंगे? विशालकाय भारत के हर कोने तक विकास और बदलाव की बयार पहुंचाने के लिए केंद्र सूची में लगातार नए नए विषय जुड़ते जा रहे थे। केंद्र सूची में रक्षा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा जैसे विषय रखे गए। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसी तरह राज्य सूची में कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा जैसे 61 विषय हैं। इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधेयिका ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, वन, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं, जो संविधान निर्माण के समय सिर्फ 47 थे। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। जो संतुलन बनाए रखा नेहरू ने, वो संतुलन इन्होंने कभी बिगाड़ा नहीं है। क्योंकि उसी संतुलन के आधार पर ही इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ सकता है। उसका पूरा इन्होंने ध्यान दिया है, ध्यान रखा है। एक ऐसा संघीय ढांचा बनाने की कोशिश की जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की गुंजाइश ना के बराबर हो। इतनी विविधता वाले भारत में आपसी सहयोग से सबकी तरक्की का रास्ता खुले। केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस का वर्चस्व होने के बाद भी पंडित नेहरू हमेशा सूबे के मुख्यमंत्रियों से संवाद की कड़ियां मजबूत करने की कोशिशों में जुटे रहे। वो जानते थे कि ये इनके साथ संपर्क कर करके ही राष्ट्र का विकास किया जा सकता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है, और इसको उन्होंने लागू किया और इसीलिए उनको एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो सबका सम्मान करे, सबके प्रति सद्भाव रखे, और उसका रास्ता कई था। व्यक्तिगत मुलाकात तो होती थी। ऐसे में अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया गया, जिससे राज्यों को तरक्की में मदद के लिए ट्रेन्ड अफसर मिल सकें। प्रांतों का शासन चलाने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों पर सौंपी गई। तो संविधान के मुताबिक सूबे में शासन चल रहा है या नहीं, ये देखने के लिए केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। पूरी व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच अविश्वास के लिए रत्ती भर भी गुंजाइश न बचे। पंडित नेहरू की इस बात के लिए अक्सर आलोचना होती है कि भारत की आर्थिक तरक्की के चक्कर में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका फायदा चीन ने उठाया और 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। दरअसल इतिहास में जब भी 1962 का पन्ना पलटा जाएगा, उसमें नेहरू कटघरे में दिखाई देंगे। लेकिन क्या कभी हमने ईमानदारी से सोचा है कि जिस स्थिति में देश आजाद हुआ, जिस तरह की चुनौतियां थी, उसमें पंडित नेहरू ने
अपनी जो प्राथमिकता सूची तैयार की वो भारत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई या नुकसान पहुंचाया? अगर सेना को सियासत से दूर नहीं रखा गया होता तो क्या होता? अगर अमेरिका और रूस के वर्चस्व की जंग के बीच गुट निरपेक्षता का रास्ता नहीं चुना गया होता तो क्या होता? अगर आजादी के बाद संघीय ढांचे और लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया गया होता तो क्या होता? विपक्ष की आवाज को मजबूत नहीं किया गया होता तो क्या होता? ऐसे हजारों सवालों के जवाब सियासतदान और राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से तलाशते रहेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि पंडित नेहरू भी भारत की परंपरा और श्रीमद् भगवत गीता के कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन के फलसफे पर आगे बढ़े। जब वो जिंदा थे तब भी उनके फैसलों पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं थी। उस दौर में भी लोग उनसे बेहतर व्यवस्था चलाने का दावा करते थे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिस आदमी की समाज और देश पर जितनी गहरी छाप होती है उसकी उतनी बड़ी परीक्षा चलती रहती है। मतलब आधुनिक भारत को गढ़ने में नेहरू ने जिस तरह का किरदार निभाया उस पर सदियों बहस चलेंगी। यही उनकी महानता और योगदान का सबूत है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।